देखिए, आपकी उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 2024 में 22 फरवरी से स्टार्ट होगी। हम हिंदी विषय की तरफ से हिंदी विषय में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को कैसे 70 में 70 नंबर आए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी समय का समायोजन है। अगर विद्यार्थियों के अंदर समय का समायोजन नहीं है, विद्यार्थियों को पता ही नहीं है किस प्रश्न में हमें कितना समय देना है, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ लिखते लिखते कुछ विद्यार्थियों का कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों के अंक कम आते हैं। फिर बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता। फिर बाद में पश्चाताप करना, वही गोस्वामी जी की एक चौपाई याद आती है, का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुनि का पछताने। तो आइए आपको हम बताते हैं कि किस प्रश्न में कितना समय देना है और कौन सा प्रश्न कितने अंक का आपको रहेगा। ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे, ये आपके जीवन का रहस्य बता रहा हूं, आपके हिंदी विषय के जीवन का रहस्य है, इसमें सारा रहस्य छिपा है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और सुन लिए और इसके अनुसार आपने परीक्षा में कार्य किया, तो गारंटी लेता हूं कि आपको 70 में 68 प्लस यानी 68, 69, 70 नंबर अवश्य मिलेंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। पहले आपको विकल्पी प्रश्न आते हैं। पहले हिंदी में या हाई स्कूल में सभी विषय में 20 नंबर का सरकार ने विकल्पी प्रश्न कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकल्पी प्रश्न में क्या क्या आता है, इससे इतर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, पहला 5 प्रश्न आएंगे गद्य साहित्य के इतिहास से। 5 प्रश्न गद्य साहित्य के इतिहास से आएंगे, जिसमें शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप ध्यान रखिए, गद्य साहित्य के इतिहास में आप पहुंचिए, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग को पढ़िए, ठीक से पढ़िए, इसी के अंदर के 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जितने भी विकल्पी 5 प्रश्न होंगे, उनमें से विकल्प में 4-4 होंगे, एक एक सही होगा। उसको सही को आपको सही गोले को, मान लीजिए ABCD है, माना कि कोई प्रश्न का C सही है, तो C का सही गोला पूर्णतया काला करना है, काले पतले डार्ट पेन से, जेल पेन से नहीं, डार्ट पेन से आपको काला करना है। अगर आप गोला भी काला करना नहीं जानते हैं तो वो भी मैं बताना चाहूंगा। आपका गोला ऐसे होता है और इस गोले को ऐसे काला करना है, केवल गोले के अंदर ही काला हो, पूर्णतया काला हो, ना कि बाहर जाए और ना आधा गोला छोड़ना है। ये भी एक सतर्कता का प्राविधान है। अगर आपने आधा गोला काला किया या आधा से ज्यादा कर दिया तो कंप्यूटर इसको चेक नहीं करेगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान है, पहला प्रश्न आप हमने बताया कि शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से 5 प्रश्न बनेंगे, 5 प्रश्न, और इसी से फंस जाएगा। आप ध्यान से खूब मन लगा के पढ़ लीजिए। आज 12 तारीख है और 22 तारीख को पेपर है, अभी काफी दिन है। ये मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप चाहेंगे तो पूरी हिंदी एक बार फिर से पढ़ डालें। इसके बाद पद्य में पद्य साहित्य के इतिहास से रीतिकाल और आधुनिक काल, आपको आदिकाल और भक्ति काल नहीं पढ़ना है, आपको रीतिकाल, रीतिकाल की रचनाएं, रीतिकाल के लेखक, कवि, रीतिकाल में जो है रीतिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिकाल की जो है विशेषताएं, आधुनिक काल की लेखक, वो कवि, विशेषताएं आदि, कविताएं आदि सब पढ़ लेना है किताब से। ये भी 5 प्रश्न इसमें से बनेंगे। इसके बाद फिर रस, छंद, अलंकार से भी प्रश्न एक एक बनेंगे। रस से आपके कोर्स में करुण रस और हास्य रस है, इसे ठीक से पढ़ लीजिएगा। करुण रस, हास्य रस का या तो परिभाषा आएगा, 4 रसों के नाम दिए होंगे, एक पहचानना होगा, या कोई उदाहरण दे देगा और ये पूछ लेगा किस रस का उदाहरण है, किस रस का उदाहरण आपको पहचानना होगा, किस रस का है, उसी को गोला काला करना है। छंद में सोरठा और रोला छंद है, केवल 2 छंद हैं और कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने आप को महान बनाने के लिए आप अधिक भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है, ना ही आपको उल्टी होगी। आप पढ़ सकते हैं, खूब पढ़ें, लेकिन आपको अगर केवल पास ही होना है, हिंदी में अच्छे नंबर लाना ही है, तो फिर आपको ये 2 पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, सोरठा और रोला।
इसके बाद अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार है। आपके सिलेबस में गवर्नमेंट ने जो सिलेबस डाला है उसके अनुसार अगर गवर्नमेंट का पेपर आया सिलेबस के अनुसार तो इन्हीं में फंस जाएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। इसके बाद उपसर्ग में, उपसर्ग इसमें से एक प्रश्न आएगा, आ, अनु, आदि, उप, साह, निर, परिशु, ये उपसर्ग लगा करके एक एक शब्द बनाना होगा। 1 नंबर का होगा, 1 प्रश्न होगा, विकल्पी होगा, 1 सही होगा, चयन करना है। इसके बाद समास में द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये 4 समासों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक समास कोई आएगा उसका उदाहरण देगा, समास का नाम पूछेगा या समास दिया होगा उदाहरण दे देगा, ये आप। इसके बाद रूप में चलेंगे कि केवल 2 रूप दिया है सरकार ने, तद शब्द के तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, सातौते तम तौतान वाले, और युष्मद शब्द यानी मध्यम पुरुष के लिए तुम, युवा, युष्मद वाले तुम, तुम वाले पढ़ना, तुम, ठीक है ना, युष्मद शब्द के इसको पढ़ना। इसके बाद वाक्य का स्वरूप, ये नया चैप्टर सरकार ने संधि को हटा करके ये लगा दिया है, संधि को हटा करके सरकार ने ये लगा दिया नया चैप्टर। 3 जो है प्रश्न इसके रहेंगे, जैसे 3 प्रश्न संधि के रहते थे वैसे इनके प्रश्न रहेंगे। शब्द रूप, वो धातु रूप भी हटा दिया है। शब्द रूप में ये दिया, पहले धातु रूप पे पूछा जाता था पिछले वर्ष, इस वर्ष धातु रूप नहीं दिया, संधि नहीं दिया, केवल वाक्य प्रयोग, वाक्य का स्वरूप जो आपको हमने लिखाया भी, पढ़ाया भी। इसके बाद वाक्य प्रयोग, वाच्य परिवर्तन, ये भी आपको लिखाया, पढ़ाया जा चुका है। पद, परिचय, विकारी और अविकारी जिन्हें अव्यय शब्द कहते हैं, इनमें से तीनों में से एक एक प्रश्न आएंगे, लास्ट में रहेंगे। ये रहेगा 18, 19 और 20वां प्रश्न में, ये इस बात की हम गारंटी लेते हैं, लास्ट में रहेगा और उसमें आप ढूंढ लेंगे, मिलेंगे। इसमें हमने पूरा टाइम जो है मैनेजमेंट जो किया है वो हमने केवल 40 मिनट का किया है। ये 40 मिनट में आप विकल्पी प्रश्नों को हल करके, गोला करके अपना ओएमआर चुपचाप रख देंगे। इसके बाद सीधा लिखित में चलेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न में चलेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में आपको देना कितना, 140 मिनट, क्योंकि 3 घंटा का पेपर हम 3 घंटा 15 मिनट को होगा, लेकिन आपको मात्र 3 घंटा में हल करना है। 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। अब 180 मिनट में आपको 40 मिनट यहां चला गया तो कितना बचा, 140 मिनट। अब 140 मिनट में कैसे डिवाइड करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहला रहेगा गद्य। गद्यों के जितने पाठ हैं उनमें से कोई 2 पाठ के गद्यांश दिया होगा और उनके 3-3 प्रश्न दिया होगा। उन 3-3 प्रश्नों को आपके उत्तर लिखना है। आप ध्यान रहे, लड़के समय का बर्बादी तब करते हैं जब गद्यांश के प्रश्न भी लिखते हैं। प्रश्न नहीं लिखना, कदापि मेरी बात को गौर से सुनना, देखते रहना, ध्यान से सुनते रहना कि गद्यांश को ठीक से पढ़ना है, उसके अंतर्गत कौन से प्रश्न आए हैं उन्हें प्रश्नों को पढ़ना है। इसके बाद उत्तर देने के लिए गद्यांश को आप वो संकेत में लिखेंगे। मान लीजिए अथवा के पहला वाला लिख रहे हैं तो ऊपर वाला लिखेंगे, अगर अथवा के नीचे वाला लिख रहे हैं तो फिर अथवा डालेंगे। तो मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 का अथवा, और उसको संकेत मान लीजिए लिखा कुसंग का जो ... होता है, ऐसा आपने लिखा। इसके बाद प्रश्न नंबर का खा गा में आए तो, 1 2 3 में आए तो, ABCD में आए, जिस भी हिसाब से आए वही उत्तर नंबर डाल करके आपको लिख देना है। 3 प्रश्न ये है, 3 प्रश्न ये हैं। हमने दोनों गद्यांशों के, गद्यांश और पद्यांशों के लिए 10 मिनट दिए। 10 मिनट गद्यांश और 10 मिनट पद्यांश के लिए। 10 मिनट में बहुत, 20 मिनट में आप 6 प्रश्न लिख डालेंगे। 20 मिनट बहुत होता है। पहला प्रश्न शीर्षक से होगा, अर्थात संदर्भ पूछेगा या पाठ या लेखक का नाम, पाठ या कवि का नाम पूछेगा। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा। तीसरा प्रश्न कोई उसी गद्यांश पद्यांश से निकाल करके एक कोई शब्द लेगा या उसका अर्थ पूछ लेगा, भावार्थ पूछ लेगा, आशय पूछ लेगा। ऐसे सरल ही रहते हैं। आप लोग छोटे बच्चे होते हैं, पहली बार परीक्षा देने जाते हैं, ज्यादातर आपके हृदय में घबराहट रहती है। मैं आप सभी हाई स्कूल के परीक्षार्थियों से निवेदन करता हूं
कि आप घबराएंगे नहीं। पहली बात तो निश्चिंत होकर परीक्षा हाल में जाएंगे, ये कहेंगे कि अरे परीक्षा कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं, पेपर कुछ नहीं है, ये तो सब हमको आता है। जब आपके अंदर ये भावना पैदा होगी तो गारंटी लेता हूं कि आपका 100% पेपर सब सही होगा, गलत होगा ही नहीं। और कहते भी हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपका मन जीत गया तो आप रण जीत जाएंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है संस्कृत गद्य। जो गद्य के पाठ है संस्कृत के, उसके गद्यांश होंगे, कुछ दिया होगा, 2 दिए होंगे, 2 में से एक करना, ध्यान से सुने, और इस संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। पहले गद्यांश को आपको ठीक से दोनों को पढ़ना है। जो पहले आपको समझ में आ जाए कि ये भारतीय संस्कृत का है, कि ये जो है चंद्रशेखरा का है, कि ये वीरा वीरेन पूजते का है, अगर आपको पता चल जाए कि ये इसका है तो बस उसी का आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के बाद फिर हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, उसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। पद्यांश में 2 श्लोक होंगे, दोनों श्लोकों को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो श्लोक अच्छे से आपको आ रहा हो उसका आपको संदर्भ लिखना है। अगर वो श्लोक मान लीजिए जीवन सूत्राणि का है, किन किम बद्धते का है, या अन्यक्ति विलासा का है, आप पहचानेंगे, इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के बाद सीधा हिंदी अनुवाद डालेंगे और श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखेंगे। ये आपको 5-5 नंबर के हैं, और लेकिन मैंने इनको भी 10-10 मिनट दिया है, 10 मिनट इनमें भी दिया, यानी 20 मिनट में आपको हिंदी वो संस्कृत गद्य और संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 20 मिनट में करना है, यानी 10-10 मिनट बहुत होता है, मैंने करके देखा है। अच्छे बच्चे तो इसको 10-12 मिनट में कर डालेंगे दोनों, और जो कमजोर तबके के बच्चे हैं 20 मिनट में पर्याप्त दोनों प्रश्नों को अच्छे से अच्छे लेख में, अच्छी राइटिंग में लिख सकेंगे और पूरे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। 5वां प्रश्न होता है खंड काव्य, जो आपके केवल फतेहपुर जिला में एक खंड काव्य है जिसका नाम है मुक्ति दूत। क्या नाम है? मुक्ति दूत। और इस मुक्ति दूत के नायक जो है गांधी जी हैं। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न होता है, 3 नंबर का फंसाया प्रश्न है। अगर इसमें भी बच्चे याद करने में संकोच किए या कंजूसी किए तो हम उनसे ज्यादा बेकार बच्चे किसी को समझते नहीं है। देखिए खंड का एक है फतेहपुर जिले में, अन्य जिलों में दूसरा होगा। अपने अपने जिले को आप खंडकाव्य को देखेंगे और उसके नायक का चरित्र अवश्य याद करेंगे, और खंडकाव्य का सारांश अवश्य याद करेंगे। सारांश अथवा नायक का चरित्र आता है, ध्यान रहे। प्रश्न कई भागों में का खा गा में विभाजित रहेगा। लिखा होगा कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ध्यान रहे, स्वपठित का मतलब आपने क्या पढ़ा है। आपने मुक्तिदूत पढ़ा कि मुक्ति यज्ञ पढ़ा है कि क्या पढ़ा है, आपको अलग अलग जिले में अलग अलग चलेंगे। हम फतेहपुर जिले से बता रहे हैं, इसलिए फतेहपुर में केवल मुक्तिदूत खंड का वचन। आपको मुक्तिदूत खंडकाव्य के सभी सर्गों के सारांश याद करना है, और इसके नायक गांधी जी हैं। गांधी जी का चरित्र जो लिखाया गया पढ़ाया गया उसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, 3 नंबर आपको मिले जाएगा। मान लीजिए प्रश्न नंबर 5वां के गा में पहला दिया है, 5वां के गा मुक्तिदूत है, पहला दिया है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के प्रथम अथवा चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखे। फिर दूसरा दिया है मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र लिखे। तो ध्यान रहे आपको दोनों नहीं लिखना है, आपने 5वां के गा का मान लीजिए चरित्र लिखना है तो दूसरा डालें, 5वां के गा का दूसरा, मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र, बस। क्योंकि निर्देश कह रहा किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। बच्चे क्या करते हैं, भ्रमवश सारांश भी लिख जाते हैं, चरित्र भी लिख जाते हैं, इसी में गड़बड़ हो जाता है। मैंने इसके लिए भी आप चरित्र लिखने के लिए या सारांश लिखने के लिए 3 नंबर के लिए मैंने 15 मिनट निर्धारित किया है। 15 मिनट में 1.5 पेज का चरित्र या 1 पेज का सारांश आप अच्छे प्रकार से लिख डालेंगे। कोई इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि नहीं लिख पाएंगे, खूब लिख डालेंगे, अच्छे से लिख डालेंगे और राइटिंग बना के लिख डालेंगे। मान लीजिए लिख गया, आपको 3 नंबर एग्जामिनर खुश होकर दे दिया। इसके बाद हुआ क्या, अगला प्रश्न है लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय। 3 नाम दिए होंगे। 6वां प्रश्न में वर्णनात्मक के 6वां प्रश्न में 3 लेखक होंगे। 3 का किसी एक लेखक का, ध्यान रहे
जिस लेखक का अच्छे से जीवन परिचय आपको याद हो उसी का लिखना। लालच बस किसी दूसरे का नहीं लिखना, तीनों को ध्यान से देखना है। जिसका अच्छे से जीवन परिचय याद हो उसी को बढ़िया हेडिंग डालना है और लिखना प्रारंभ करना है। ये दोनों जीवन परिचय को हमने 10-10 मिनट दिया है। ये 10 मिनट लेखक के लिए और 10 मिनट कवि के लिए, तो 20 मिनट में 10 मिनट में 1.5 पेज लिख डालेंगे। अरे क्या लिखना है आपको? जीवन परिचय लिखना है, रचनाएं लिखना है। ध्यान रहे, रचना प्रश्न पत्र में एक पूछता है, किसी एक रचना का जो है वर्णन कीजिए, लेकिन आपको 3 से कम नहीं लिखना और 5 से अधिक नहीं लिखना। मैं अभी से बता रहा हूँ, रचनाएं डालना है आपको, रचनाएं एक से काम नहीं चलाना है। मान लीजिए अच्छा आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, उसने कहा कि 1 रोटी मैं खाऊंगा, तो क्या आप एक ही रोटी खिलाएंगे? क्या दूसरी तो पूछेंगे कि एक और लोगे क्या? तो अगर आप 2-3 लिख देंगे तो एग्जामिनर गुस्सा के आपकी कॉपी फाड़ेगा नहीं, वो समझेगा, वो जानेगा। एग्जामिनर महोदय बहुत अच्छे होते हैं, वो जान जाते हैं कि हमारा ये बच्चे जिसकी कॉपी आई है ये पढ़ने में वास्तव में बढ़िया होंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे। जैसे हमारा स्कूल कितना अच्छा है, तो यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। और जब आप इसी तरह लिखेंगे तो ये अवश्य आपको बहुत अच्छे अंक दिलाएगा। आइए 10-10 मिनट इसको भी आपने दिया। इसके बाद फिर आएगा 7वां, ये अगला प्रश्न है। इसमें श्लोक देगा, पूछेगा कि अपनी पाठ या अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। ध्यान है, मैंने आपको इसीलिए बताया था कि 3 पाठ के 3 श्लोक आप याद कर लें, इसलिए कि यहां पर जब आप लिखेंगे यहां पर 2 श्लोक आएंगे और 2 अलग अलग पाठों से आएंगे। आपको ऑलरेडी 3 याद हैं, बट पहले से पूर्व ज्ञान के अनुसार आपको 3 याद हैं और 2 यहाँ आ गए। तो जो 2 यहाँ आ गए मान लीजिए वो भी तुम्हें याद है, उनको छोड़कर जो तीसरा यहाँ नहीं लिखा है उसको यहाँ आप लिखेंगे। 2 नंबर ये आपको मिलेगा। मैंने इनके श्लोक के लिए आप 5 मिनट दिया है, ये 5 मिनट आप बढ़िया श्लोक हेडिंग डालेंगे, श्लोक को लिखेंगे और उसको बढ़िया कोड करेंगे, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए कि आपने श्लोक अच्छे से लिखा। जिसकी जितनी राइटिंग अच्छी होगी, लेखन सामग्री अच्छी होगी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा और तैयारी अच्छी होगी, गारंटी से कहता हूं उसके नंबर भी अच्छे होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो संस्कृत प्रश्नोत्तर आएंगे, 3 या 4 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें कि 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। आपको ध्यान से बिना घबराए हुए चारों प्रश्नों को पढ़ना है। जो 2 प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं उन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर, मान लीजिए प्रश्न नंबर 8वां का और प्रश्न नंबर 8वां का घा आ रहे हैं, का घा आप डाला और उसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न नहीं लिखेंगे। आपको बार बार मना कर रहा हूं, प्रश्न लिखने में, गद्यांश लिखने में, पद्यांश लिखने में समय नहीं लगा। आपको जो उत्तर मांग रहा है उत्तर नंबर डालें और उत्तर लिखें। इसके लिए भी मैंने ये प्रश्नोत्तर लिखने के लिए मैंने 10 मिनट दिया है। ये 2 प्रश्न लिखने के लिए मैंने 10 मिनट दिए और इसके बाद फिर निबंध रचना आता है जो 7 नंबर का है। निबंध जो 7 नंबर का सरकार ने दिया है, जो हाई स्कूल में निबंध आता है। निबंध को अच्छे से आपको लिखना, पहले रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा के अनुसार ही, मान लीजिए रूपरेखा में आपने 7 हेडिंग डाले, उपसंहार वो प्रस्तावना और बीच में सभी हेडिंग डालते डालते उपसंहार तक में 7, मान लीजिए रूपरेखा में 7 पॉइंट बनाया, तो आपकी जो निबंध लिखोगे उसमें 7 हेडिंग ही होनी चाहिए, अर्थात क्रमशः होनी चाहिए। बिना क्रम से हेडिंग डालने पर एग्जामिनर सोचता है इस बच्चे को आता नहीं है, ये बना के लिखा। ध्यान रहे, आप प्रत्येक हेडिंग के नीचे हो सके तो सूक्ति जरूर लिखें। और अगर आपको पेंसिल कलर आपके पास उपलब्ध है, आप उस समय मतलब मौजूदा हालत में है, उपलब्ध है, प्रेजेंट टाइम पे आपके पास है, तो आपको
क्या करना क्या है कि जैसे आपके पास टाइम बच रहा है, समय बच रहा है, तो आपको थोड़ा से चित्रांकन भी कर देना। मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर आप लिख रहे हैं, तो नदी निकल रही है और वो कहाँ से घूम कर जा रही है, उस नदी में कौन कौन से गंदे नालों का पानी जा रहा है, उसे थोड़ा सा बना दीजिए। बारिश के मौसम में चिमनियों के धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है, तो थोड़ा से कुछ चित्रांकन कर देंगे तो ज्यादा। वही यद्यपि चित्र का कोई प्राविधान है नहीं, परंतु मैं अपने स्तर से बता रहा हूं कि अगर आप चित्र भी थोड़ा सा बना दिए, आपके पास टाइम है, तो एग्जामिनर पर ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये होगा कि बच्चे ने पढ़ा है, साथ में सीखा भी है, और इसको ये पता भी है कि प्रदूषण होता कैसे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से प्रमुख हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर, जैसे जनसंख्या वृद्धि समस्या रोकथाम उपाय, स्वास्थ्य में पर्यावरण प्रदूषण आ गया आदि स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा पर तमाम निबंध आपके पुस्तक में है, मैंने बताया भी लिखाया भी। यातायात संबंधित जो आज की बहुत बड़ी समस्या है, यातायात आवश्यक, खतरा, सुझाव, उपाय। आजकल बिना यातायात के साधन प्रयोग किए किसी का काम ही नहीं होता, किसी का काम नहीं होता। लेकिन यातायात के भी कुछ नियम है, कुछ कानून है, उसका पालन करते हुए अगर आप चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लिखा भी रहता है, दुर्घटना से देर भली, लेकिन कोई देर करना कहे चाहेगा, सब कुछ जल्दी पड़ी। इसके बाद फिर एक नया चैप्टर लगा दिया सरकार ने, जिसका नाम है पत्र लेखन। अभी तक पत्र का काम केवल कक्षा 9 में होता था, अब सरकार ने 9, 10, 11, 12 चारों कक्षाओं में लगा दी। नीचे भी जूनियर में है, मेरी क्लास नहीं तो नहीं जानता, लेकिन है जूनियर में भी शायद पत्र लिखाते होंगे, लेकिन 9, 10, 11, 12 में सरकार ने पत्र लगा दिया है। तो सरकार को हम अपने मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि पत्र लिखना बच्चों को आना जरूरी है। और बिना पत्र, क्योंकि आजकल किसी भी अधिकारी को आप अपनी बात कह के नहीं बता सकते, क्योंकि अधिकारी के पास इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए पत्र के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए पत्र लिखना, पत्र हर, मेरा तो ख्याल है कि पत्र हर छोटी सी बड़ी परीक्षाओं में पत्र लेखन का कार्य कराया ही जाए। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि पत्र का काम दिया ही जाए हर परीक्षा में, क्योंकि और लिखित में दिया जाए, जिससे कि लोग लिखें और लिखने के लिए जाने समझें कि पत्र होता क्या है, पत्र की गरिमा क्या है, पत्र का महत्व क्या है। तो पत्र लेखन 4 नंबर का सरकार ने कहा, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि निबंध को आपको कितने मिनट देना है। मैंने निबंध को 40 मिनट दिया है ये, और 40 मिनट में आप 3 से 5 पेज का निबंध अच्छे से लिख डालेंगे। 40 मिनट में आप 3 से 5 पेज का निबंध अच्छे से लिख डालेंगे। लेकिन पत्र कितने मिनट का दिया मैंने? पत्र को मैंने 10 मिनट दिया है। अब आप प्रार्थना पत्र या भाई के विवाह में जो है निमंत्रण पत्र या कोई वस्तु मंगाने के लिए मांग पत्र अगर आप लिख ही रहे हैं तो 10 मिनट बहुत होता है। एक पेज पत्र लिखने में 10 मिनट बहुत होता है। इस तरह करके मैंने कुल 140 मिनट, ये वर्णात्मक प्रश्न में मैंने कुल 140 मिनट विभाजन किया है, और 140 मिनट में ये आपका पेपर अच्छे से लिख जाएगा, एकदम बहुत बढ़िया से लिख जाएगा। और 40 मिनट इधर दिया, 40 140 मिलाकर के 180, यानी कि 3 घंटा। अब 3 घंटा में आपका पूरा पेपर हो गया, अच्छे से लिख लिए। इसके बाद आप कॉपी अपनी बंद करेंगे। ध्यान रहे कि हर पेज में आप नीचे अपना रोल नंबर अवश्य लिखें, क्लास वाला नहीं, बोर्ड परीक्षा वाला रोल नंबर। बोर्ड परीक्षा का जो रोल नंबर होता है वो रोल नंबर हर पेज में नीचे स्केच से अवश्य लिखें। ऐसा सरकार का आदेश है और मेरा भी आदेश है सभी परीक्षार्थियों से, हाई स्कूल के विद्यार्थियों से, कि ये काम अवश्य करें, जिससे आपकी कॉपी खो जाने का भय न रहे। ये लिखें, लिख करके जैसे आपने लिखा आपका पेपर हो गया, तो आपके पास जो है 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट टाइम बचेगा। उस टाइम का सदुपयोग क्या करना है कि आपको पेज नंबर 1 से पहले से फिर से आपको देखना है। आपको फिर से देखना है आपने कहाँ हेडिंग नहीं डाला, या हेडिंग डाला है, ऊपर लाइन खींचा है कि नहीं लिखा, क्या किया क्या नहीं किया। जो बिंदु अपूर्ण रह गए हों उस 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो आपके पास शेष हैं, उसमें आप उसकी पूर्णतया करेंगे।
और इसके बाद भी कॉपी बंद करके आप रख देंगे। तब तक 3 घंटा 15 मिनट हो गया होगा और कक्ष निरीक्षक आपसे कॉपी ले लेंगे। कॉपी को प्रणाम करते हुए अपने गुरुओं को, अपने जो है पढ़ाने वाले शिक्षकों को, टीचरों को, सबको हृदय से नमन करते हुए कॉपी को अपने कक्ष निरीक्षक गुरु को सौंप देना है और वहां से चले आना है। आशीर्वाद, आपको बहुत बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। और मेरा सभी परीक्षार्थियों को कहना है कि आप अच्छे से पढ़ें, इस अनुसार पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट करें और बहुत बढ़िया याद करें। अभी मौसम भी बहुत बढ़िया चल रहा है, ठंडी से परहेज ना करें, ना ठंडी से आप डरें, क्योंकि परीक्षा 22 फरवरी से ही होगी, इसमें कोई फेरबदल नहीं होना है। इसलिए तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, लाइक करते रहें।